नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो साथियों, आज से हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो आज की वीडियो में जानेंगे कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि नरेशन क्या होता है। नरेशन नरेशन द वर्ड ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। ठीक है, क्या है? द वर्ड्स ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। वक्ता के कहे गए शब्दों को क्या कहते हैं? नरेशन। ठीक है, और नरेशन दो प्रकार के होते हैं। नरेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, चलिए डायरेक्ट नरेशन का एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद इनडायरेक्ट नरेशन का एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू कानपुर, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये हमारा कोई सेंटेंस है। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू कानपुर, ये हमारा स्पीकर है। ही, ठीक है, उसने कहा कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू कानपुर, मैं कानपुर जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है? जो वक्ता के शब्द होते हैं, वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों रखते हैं। ठीक है, इसमें वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों रखते हैं। देखो, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू कानपुर, उसने कहा मैं कानपुर जा रहा हूँ। ठीक है, जब इनडायरेक्ट नरेशन होता है तो इसको कैसे कहेंगे इनडायरेक्ट नरेशन की भाषा में? तो ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू कानपुर। ये इससे कैसे बना है, इसको अभी हम जब आगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के नियम पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कैसे बना है। अभी इसमें समझिए, इसमें केवल वक्ता के कहे गए शब्दों का भाव प्रकट किया जा रहा है। उसने कहा कि वह कानपुर जा रहा था। इसमें क्या है? उसने कहा कि मैं कानपुर जा रहा हूँ। इसमें उसके शब्दों का भाव प्रकट किया जा रहा है। वक्ता के शब्दों का भाव प्रकट किया जाता है। भाव प्रकट किया जाता है। ठीक, वक्ता के शब्दों का भाव प्रकट किया जाता है। देखिए इससे क्या बन गया इनडायरेक्ट। ही सेड, उसने कहा कि, दैट मतलब कि, ही वॉज गोइंग टू कानपुर, वह कानपुर जा रहा था। ठीक है, ये हो गया हमारा डायरेक्ट नरेशन और ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। तो हमने जान लिया कि क्या होता है डायरेक्ट नरेशन, क्या होता है इनडायरेक्ट नरेशन। अब चलिए देखते हैं डायरेक्ट नरेशन के बारे में थोड़ा और विषय। ठीक है, तो चलिए साथियों अब आगे देखते हैं डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन दो पार्ट। देखो, पहला पार्ट होता है
रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, इसे शॉर्ट फॉर्म में आरवी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट भी कहते हैं, रिपोर्टेड पार्ट, इसे शॉर्ट फॉर्म में आरएस कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं, पहला रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। चलिए अब देखते हैं कौन सा पार्ट। देखिए ये था हमारा डायरेक्ट स्पीच, ही, देखिए ये था हमारा डायरेक्ट स्पीच, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू कानपुर, ठीक है। तो ये था हमारा डायरेक्ट स्पीच। देखिए एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, ठीक है। इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। देखिए जो भी वक्ता कहता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और वक्ता जो भी कुछ कहता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है वह इन्वर्टेड कामा के कामास के बाहर होती है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कामास के बाहर होती है और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामास के अंदर होती है, ठीक है। जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है वह इन्वर्टेड कामास के बाहर होती है और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामास के अंदर होती है। देखिए यह इन्वर्टेड कामा है हमारा, यह इन्वर्टेड कामास के अंदर है और यह बाहर है, ठीक। तो ये हमारे हो गए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। तो साथियों चलिए इसके बाद देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के समान नियम, ठीक है। तो उसके पहले हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू कानपुर, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज, ठीक है। देखिए चलिए आगे हेडिंग डाल लीजिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के सामान्य नियम, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के सामान्य नियम। तो जो हमारा पहला नियम है, तो जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये जो काम इन्वर्टेड कामा लगे हैं इनको हटा देते हैं, इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला नियम क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामास को हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा नियम है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लगे कामास को
हटा देते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक कामा लगा होता है उसे हम हटा देते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लगे कामास को हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा नियम है इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। उसके बाद चौथा नियम है इनडायरेक्ट स्पीच में जब बनाते हैं हम तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन देखिए कौन कौन से इफ वेदर दैट टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो ये कामा इन्वर्टेड कामा लगा है उसको हटाकर कंजक्शन या तो इफ या वेदर या दैट या टू का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे अभी जब हम आपको नियम बताएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के। अभी तो सामान्य नियम है, ठीक है। तो इनमें से किसी एक कंजक्शन का हमें प्रयोग करना होता है, ठीक है। या तो इफ या वेदर या दैट या टू। कब करेंगे अभी आपको हम आगे बताएंगे, ठीक। उसके बाद पांचवा नियम है इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड टेल आस्क्ड रिक्वेस्टेड ऑर्डर आदि में बदल दिया जाता है, ठीक है। तो अगला नियम क्या है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब को है जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड या टेल्स या टेल या आस्क्ड या रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड आदि में बदल दिया जाता है, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस है, ये जो हमारा सेड है वह इसके भाव के अनुसार टोल्ड या टेल्स या आस्क्ड आदि में परिवर्तित हो जाएगा। वो कब परिवर्तित होगा अभी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नियम आगे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं छठवां नियम। तो छठवां नियम है वह है इनडायरेक्ट स्पीच में आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर रिपोर्टेड स्पीच का
पहला लेटर स्मॉल रखते हैं। ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाएंगे उसमें आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर जो रिपोर्टेड स्पीच होगी उसका जो पहला लेटर होगा वह स्मॉल होगा। ठीक है। उसके बाद 7वां नियम देखते हैं। डायरेक्ट नरेशन में जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाद जो भी पहला लेटर होता है वह कुछ भी हो उसे हमेशा हम कैपिटल में रखते हैं। ठीक है। किसमें? कैपिटल लेटर में। तो इसमें क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसका जो पहला लेटर होता है आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर उसे स्मॉल में रखते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं 7वां नियम। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को, प्रोनाउन को व निकटता सूचक शब्दों को बदल दिया जाता है। ठीक है। जो हमारा अगला नियम क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय जो भी हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी उसके टेंस को, प्रोनाउन को व जो निकटता सूचक शब्द होंगे उन्हें हम बदल देते हैं। ठीक है। कैसे बदलते हैं, किसको कैसे बदल देते हैं वो भी हम आगे जानेंगे। ठीक है। अभी आप यहाँ पर केवल इतना जानिए, केवल इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस, प्रोनाउन व निकटता सूचक शब्दों को बदल देते हैं। किसमें बदलते हैं आगे हम जानेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमें अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़ने हैं। ठीक है। वह 5 प्रकार के सेंटेंस कौन से हैं, देखते हैं। पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। पहला है असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। उसके बाद तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा है हमारा आखिरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है। पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है। तो हमें इन 5 सेंटेंसों का इनडायरेक्ट स्पीच मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। ठीक है। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आपको इनको पहचानने का तरीका मालूम होना चाहिए, मतलब इनकी पहचान मालूम होनी चाहिए। कैसे पहचानिए कौन सा इंट्रोगेटिव है, कौन सा असर्टिव है, कौन सा इम्परेटिव है, कौन सा ऑप्टेटिव है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी है। यदि आपको ये सब नहीं पता है तो आप हमारी वीडियो में जाकर, हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, असर्टिव सेंटेंस पढ़ा चुके हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा चुके हैं, इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ा चुके हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ा चुके हैं, एक्सक्लेमेटरी भी पढ़ा चुके हैं।
तो आप हमारी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आप इन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले पहला काम है, आप इनके बारे में जानकारी करिए, ठीक है। यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, कोई ज़रूरत ही नहीं देखने की। यदि आपको नहीं पता है तो आप हमारी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे अगले वाली वीडियो में। तो साथियों, ये हमारे आज की वीडियो हो गई। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।